तो दोस्तों ये वीडियो लगभग 1 घंटे से ऊपर की बन गई है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र वीडियो, यहां देखिए क्या लिखा हो, मिशन 95 प्लस केमिस्ट्री। और इस पूरी पीडीएफ को बनाते बनाते काफी मेहनत की गई है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे सब इसमें इंक्लूड है। इसमें हमने सारी चीजों को समझाया नहीं है, लेकिन आपको दिखाया है कि ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDK 12 पे। मन लगा के पढ़िए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि अगर आपके पास अभी 3 दिन है तो एक दिन में आप इसे खुद लिखिए बैठ के, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट बताया है वो। ठीक है, पहले तो पूरी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 2 दिन के अंदर इन सबको पढ़ डालिए, फिर कमेंट करके बताइएगा। अगर हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, अगर आप इस पूरी पीडीएफ को तैयार कर लेते हैं, जो लगभग कितना हमने 1 से 1.5 घंटा बताने में लिया है, उसके अलावा मान के चलिए लगभग 65 पेजेस की है। अगर आप इस पूरी पीडीएफ को तैयार कर लेते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं आप यूपी बोर्ड में 70 में 70 का करके आएंगे। और ये कोई हवाबाजी नहीं है, इस बात की गारंटी और विश्वास दिला रहे हैं हम आपको कि आप अगर ये पूरी पीडीएफ तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का करके आओगे। 3-4 दिन दीजिए अपने आप को, मन लगा के पढ़िए। और अगर जब आप ये पूरी पीडीएफ हल कर ले तो आपका दिमाग खुलेगा। उसके बाद अनसॉल्व्ड लेके आइए, मॉडल आइए, अनसॉल्व्ड में पेपर हल करने की कोशिश करिए। जो आपके हाफ ईयरली पेपर थे उन्हें हल करने की कोशिश करिए। देखिए आप आराम से हर पेपर को पास कर पाओगे अगर आप इस पूरी पीडीएफ को कायदे से पढ़ लेते हो तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पूरी वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको आज शाम या कल सुबह तक। बस करना इतना सा है, जब आप पूरा पढ़ लें बस एक काम करें, जो जो दिक्कतें हैं उन्हें नीचे कमेंट करके हमें बता दें। दोस्तों फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जो बच्चे भी 12th क्लास की केमिस्ट्री को लेके परेशान थे, ठीक है सर, इस वीडियो के बाद उनकी आधे से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी सर। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। बाकी रह गए नोट्स की बात, तो ये पूरी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDK 12 पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टाइम वैसे भी अगर कोई एक दिन पहले देख रहा होगा पेपर के तो उसके पास कम होगा। तो आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर कल ही पेपर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस तरीके से आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पीडीएफ को बनाने में सक्षम भाई ने बहुत मदद की है, तो उनका थैंक यू। मिशन 95 प्लस केमिस्ट्री क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। लगभग ये 60 से 70 पेजेस की पीडीएफ है, सब आपको नहीं पढ़ना है, हम आपको समझाते जाएंगे किस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है सर। ठीक है, तो सबसे पहला आपने लगाया है यहां पर एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। आराम से समझिएगा, जहां कहीं भी CO होता है, जहां कहीं भी क्या होता है, CO होता है, उसे हम लोग कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। और जब इसके इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, तो ये कहलाएगा भाई एसीटोन। क्या कहलाएगा? एसीटोन कहलाएगा। तो ये एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमारी तो कंपाउंड देख के ही हवा खराब होती है, तो हम आपको ये बताएंगे कि किस कंपाउंड में आपको सिर्फ कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। पीडीएफ कंप्लीट है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है सर। IUPAC नाम प्रोपेनोन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सर। ठीक है, IUPAC नाम प्रोपेनोन होता है। अब मान लिया पेपर में आया एसीटोन क्या है, बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन और 2 रासायनिक गुण। कभी भी कोई भी कंपाउंड आपको पढ़ना है तो सिर्फ 4 चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहले अगर उसमें प्रयोगशाला विधि आपको पता है तो प्रयोगशाला विधि, दूसरी आपको पढ़नी है औद्योगिक विधि, तीसरी अगर उसमें कोई नेम रिएक्शन है तो, और नहीं है तो कोई भी 2 रासायनिक गुण आप पढ़ लेंगे, जैसे इसमें हम आपको दिखाते हैं। एसीटोन में आप सबसे पहले पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। ठीक है भाई, आराम से पूरी वीडियो सुन लीजिए, भले ही भगा भगा के सुन लीजिए, उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। कैल्शियम माने Ca, एसीटेट माने CH3COO। कैल्शियम को 2 चाहिए होते हैं तो इसके ऊपर हमने 2 लगा दिया, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर, लो गर्म कर दिया, यानी ऐसे करके जो त्रिभुज बनता है, जो गर्म का निशान होता है डेल्टा कहते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर CH3COCH3 का नाम एसीटोन प्राप्त होता है। साथ में बच गया कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। तो पहली आपको एसीटोन में ये रिएक्शन पढ़ लेनी है, प्रयोगशाला विधि। बल्कि हम तो कहेंगे इन नोट्स से आप पढ़ें, लेकिन इन नोट्स से आप एक अपने रफ नोट्स बनाएं। जैसे मान लीजिए जब अभी पूरी वीडियो आपने देख ली, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल गई, फिर आप एक अलग कॉपी ले लीजिए 10, 12, 15 रुपए वाली। जो जो चीजें हम बता रहे हैं वीडियो में वो सब नोट करते जाइए। नोट करिए तो आपके एक अलग से रफ नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद उन नोट्स को पढ़ डालिए 2-3 दिन। अगर अभी आप जल्दी वीडियो देख रहे हैं 2-3-4 दिन में, फिर आप किसी पेपर को उठाइए यूपी बोर्ड वाले,
या जिस भी बोर्ड से आप, और उसे सेट करने की कोशिश करिए, उसे हल करने की कोशिश करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप पास हो गए और अच्छे नंबरों से पास हो गए, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही वैल्यूएबल ये कंटेंट आपके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो मन लगा के पढ़िए दोस्तों, ठीक है। दूसरा आपको पढ़नी है औद्योगिक विधि। औद्योगिक का मतलब फैक्ट्रियों वगैरह में कैसे बनती है। तो औद्योगिक स्तर पर एसीटोन का निर्माण प्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर होता है। प्रोपिल का मतलब मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन मतलब प्रोपिल होता है। तो C3H7OH मतलब अल्कोहल, तो C3H7OH का नाम है प्रोपिल अल्कोहल। ऑक्सीकरण मतलब O2 से क्रिया करवाई, Ag मतलब चांदी की उपस्थिति में डेल्टा माने गर्म कर दिया, 2CH3COCH3 यानी एसीटोन बन गया, और पानी यानी H2O अलग हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमें जो रिएक्शन ही नहीं याद होती हैं। मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, हमने यहाँ 60 पेज की पीडीएफ लगाई है। 60 पेज की पीडीएफ में चलो हर पेज पे अगर हम कर, फिलहाल तो है नहीं, सब मिला के चलो 50 रिएक्शनें हुई, 50 रिएक्शनें अगर आप लिखने पे आ जाओ तो कितना टाइम लगे। मेरे हिसाब से अगर सुबह से शाम तक बैठ जाओ तो 50 रिएक्शनें बहेंगी। भर डालो 2-3 रफ रजिस्टर, यार प्रैक्टिस कर डालो, अंदाज देखिए नहीं आती हैं। तो ये सारी बातें हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रयोगशाला विधि आप पढ़ लेंगे, औद्योगिक विधि हो गई सर, ठीक है। उसके बाद एसिटिलीन द्वारा मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपके पास है ही, आप देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हम वो बता रहे हैं। प्रयोगशाला पढ़ ली, औद्योगिक पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है। भौतिक गुण, यह विशेष गंध वाला द्रव होता है जो कि जल, अल्कोहल और ईथर में विलय होता है। भौतिक गुण क्या है यार, भौतिक गुण मतलब उसे पहचानोगे कैसे। तो जब कुछ समझ में ना आए पेपर में, पहले तो भौतिक गुण पूछे ही नहीं जाते, और अगर पूछा जाए कुछ समझ में ना आए तो विशेष गंध वाले, सब विशेष गंध वाले होते, सबकी अपनी एक विशेष गंध होती है। यार हम मान लिया 3 दिन से नहीं नहाए तो हमारे पास एक अपनी विशेष गंध आ रही होगी, तो नहीं समझ में आ रहा, सब विशेष गंध वाले द्रव होते हैं, ठीक है। सबका उपयोग कार्बनिक विलायकों के निर्माण में होता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है, इस तरीके से सर, ठीक है। रासायनिक गुण में आपको सबसे ज्यादा इसके दो रासायनिक गुण हमने यहां लगाए हैं, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको पढ़ने हैं भैया। देखो थोड़ी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, आप नोट जैसा हम बता रहे हैं वैसे बना लीजिएगा। कह रहा है इसकी ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, यह क्रिया 2 पदों में पूरी होती है। तो यह मोस्ट वांटेड है, ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया आपको पता होनी चाहिए, क्लोरोफॉर्म कैसे बना। देखिए पहले क्या करते हैं, CH3COCH3 माने एसीटोन, कि CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये देखिए सब लिखा हुआ है। ये जो नोट्स पीछे लगे हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर के नोट्स हैं, अभी सम्मानित करा जाएगा, उसे लिस्ट बच्चा हमें दिखा के याद है। तो आप थोड़ा सा देखिए चीजें आप तक पहुंच रही हैं। अब आप पढ़ना ही ना चाहो तो फिर कोई क्या कर सकता है, ठीक है सर। देखिए हम लोग तीसरे पेज पे पहुंच गए हैं, और हमने आपको अभी कितनी चीजें बताई, सिर्फ 2 रिएक्शनें बताई, तीसरी ये बता रहे हैं। तो चीजों को सिलेक्टेड करिए, इकट्ठा करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। अब देखो ये कितना सरल है। कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत भयंकर रिएक्शन है, नहीं, यहां पे लिखा हुआ है, सी बड़ा कर दे रहा है, CH3COCH3 लिखा हुआ है। अब यहां करना क्या, देखो ये वाला H है, इसे H को हमने यहां से हटाया और इस H की जगह पे Cl लिख दिया। तो पहले H3 था, अब Cl3 आ गया, बाकी वैसे लिखा हुआ है। ये जो बना CCl3COCH3 से फिर उठाया हमने, ये देखिए ये बुझे चूने से क्रिया कराई, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, बन गया CHCl3। CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल आसान है, आराम से आप रिएक्शनों को लिखें और प्रैक्टिस करें। इसकी दूसरी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़नी है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म कह लो, क्लोरोफॉर्म कह लो, भाई है इसमें हम लोग हेलोफॉर्म बना लेंगे। लो देखो, क्षारीय माध्यम में एसीटोन की आयोडीन से क्रिया NaOH की उपस्थिति में कराने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त हुआ, लो देखो, पहले स्टेप में क्या होता है, यह है CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन, क्रिया कराई आयोडीन से यानी I2, NaOH से यानी कास्टिक सोडा से, बनाया Ci3COCH3। बिल्कुल भाई सही था, यहां देखो CH3 है, ऊपर वाली रिएक्शन में H की जगह पे क्या रख दिया था, Cl रख दिया था, यहां पे H की जगह पे क्या रख देंगे, I रख देंगे। लो तो ये आयोडोफॉर्म हो गया। बिल्कुल वैसे ही फिर से फिर उठाया, NaOH से क्रिया कराई, ऊपर बना था CHCl3, यह बना है CHI3। दोनों रिएक्शन एक से आप एक याद करेंगे, एक के साथ एक में फ्री हो जाएगी सर, ठीक है। तो यानी कुल मिला के हम लोग पहुंच गए पेज नंबर 4 पे। लेकिन बताइए इसमें पेज नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, प्रयोगशाला विधि पढ़ लेनी है, औद्योगिक विधि पढ़ लेनी है, बात खत्म। उसके बाद आपको पहुंच जाना है सीधे पेज नंबर 2 पे। 2 इसमें रासायनिक गुण हैं, दोनों रासायनिक गुण इसके पढ़ लेने हैं, बात खत्म हो गई, ठीक भाई। आगे चलते हैं, पेज नंबर 4 पे पहुंच गया। फॉर्मिक अम्ल मोस्ट वांटेड, ये लिखा हुआ बच्चे ने, मोस्ट वांटेड है। फार्मूला होता है HCOOH। क्या फार्मूला होता है, HCOOH, ठीक भाई। अब देखो, अब आप खुद समझदार हो जाओगे। फार्मिक अम्ल होता क्या है,
बरैया काट ले, बरैया दूल्हा बर्रा काट ले, चींटी काट ले, कोई काट ले, फार्मिक अम्ल होता है उसमें, तभी तो आदमी सूख जाता है यार। तो कुल मिला के लिख दिया इसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। इस अम्ल की खोज किसने करी? इस अम्ल की खोज करी जॉन फिशर और जॉन रे ने की। मुख्य रूप से लाल चींटियों, मधुमक्खियों, बर्रों, बिच्छू के डंक में पाया जाता है, इसलिए इन कीटों के काटने से खुजली उत्पन्न हो जाती है। प्रयोगशाला विधि पढ़नी पड़ेगी, हमने आपको बताया था कि थोड़ी देर बाद आपका दिमाग खुद खुल जाएगा। प्रयोगशाला विधि है तो जरूर पढ़नी है। प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल को 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। लो भैया, यह है ऑक्जेलिक अम्ल, C2H2O4 ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करा, ये बन गया। ये क्या है? ये फार्मूला होता है, उससे मतलब नहीं, बच्चे ने अपने समझने के लिए साइड में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यह है फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ठीक, बस इतना ही करना है। तो ये कितनी छोटी सी रिएक्शन है। यह है ऑक्जेलिक अम्ल, यह है ग्लिसरॉल, बात खत्म हो गई। इसकी आप सिर्फ प्रयोगशाला विधि पढ़ लेंगे और इसे हटा देंगे। मेथिल अल्कोहल द्वारा ये पूछ लिया जाता है, मेथिल अल्कोहल की ऑक्सीकरण, यानी इसमें आपको ये वाली रिएक्शन भी पढ़नी है। जब मेथिल अल्कोहल की हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया कराएंगे, मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH, ऑक्सीजन से क्रिया करवाई, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। फिर ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो फॉर्मिक एसिड बन गया। बात खत्म। कितना आसान है, ये सब बेकार है। क्लोरोफॉर्म वगैरह आपको नहीं पढ़नी है। निर्जल फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि, निर्जल का मतलब हमें पानी नहीं चाहिए, तो देखो क्या करेंगे, HCOOH फॉर्मिक अम्ल है लेकिन अभी इसमें पानी है, तो हमने इसकी PbCO3, Pb का मतलब लेड, CO3 मतलब कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट से क्रिया करवाई। क्या हुआ? HCOO के संग में Pb आके जुड़ गया, इसका नाम हो गया लेड फॉर्मेट, प्लस CO2 और प्लस H2O यानी पानी निकल गया। पानी निकल चुका है तो अब ये जो बना HCOO का होल ट्वाइस Pb, इसकी H2S से क्रिया करा दी, दोबारा से HCOOH बन गया, लेकिन इस बार जो HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल बना है उसमें पानी नहीं है। इस तरीके से हम लोग निर्जल फॉर्मिक अम्ल बनाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है। भौतिक गुण, भाई यह तीखी गंध वाला होता है, जाहिर सी बात चींटियां काट रही है, सूज रहा है आदमी, तो त्वचा पे डाल दोगे तो फलके, जिसे लोग कहते हैं फफोले कहते हैं, ठीक है, वो पड़ जाएंगे सर। ठीक है भाई। रासायनिक गुण इतना ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अब देखिए इसके अपचायक गुण मोस्ट वांटेड है, आपको पढ़ना ही है। प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है, फेलिंग विलयन से क्रिया कराने पर Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, और टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए हमेशा CuO से क्रिया होगी, CuO माने फेलिंग विलयन, Cu2O का लाल अवक्षेप, और केवल इसकी नहीं, पूरी केमिस्ट्री में भी देखिए कितनी बार ये रिएक्शन आती है, किसी की भी जब क्रिया होगी फेलिंग विलयन से तो Cu2O बनेगा, और Ag2O से होगी तो Ag यानी रजत दर्पण मतलब चांदी बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपचायक गुण। ठीक है भाई, इन्हें आप नहीं छोड़ सकते हैं। उपयोग की बात कर लें तो उपयोग, इसका उपयोग अपचायक के रूप में चमड़ा उद्योग में, रंगाई और छपाई में तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। देखिए हम लोग पहुंच गए पेज नंबर 6 पे, लेकिन एक बार फिर बताते हैं फॉर्मिक अम्ल में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़नी है प्रयोगशाला विधि, लिखी हुई है। मेथिल अल्कोहल से आप कैसे बनाएंगे ये पढ़ लेना है। निर्जल फॉर्मिक अम्ल आप कैसे बनाएंगे ये पढ़ना। 3 आपने विधियां पढ़ ली, और इसके रासायनिक गुण में सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ लेंगे अपचायक गुण, बस काम आपका चल जाएगा। ठीक भाई। उपयोग आपका मन हो पढ़ें, ठीक है, नहीं तो वरना आखिरी वाली लाइन याद कर लें जो इंटरनेशनल लाइन है, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है, बात खत्म हो गई। या फिर देखो इससे हम लोग क्या CO2 बना रहे थे, यहां देखिए फेलिंग विलयन से क्या रजत दर्पण बनाए तो इसका उपयोग रजत दर्पण बनाने में, ठीक इस तरीके जो चीजें बन रही हैं वो लिख दिया, वरना कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में तो होता ही है भाई। ठीक है। उसके बाद आपको एक और विधि याद करनी है जो क्विक विनेगर विधि होती है या शीघ्र सिरका विधि होती है। सिरका समझते हो, सिरका अपने घरों में लोगों ने अचार हम लोग खाते हैं, हम अभी भी घर से वही सिरके वाला मस्त मिर्चा दाल चावल खा के आ रहे हैं। कुछ लोग कहीं सदी अरे यार हम पढ़ रहे हैं मुंह में पानी ला रहा हो, तो लो इधर क्विक विनेगर विधि यानी शीघ्र सिरका विधि। गांव में आपने देखा होगा लोग गन्ने का रस लेके आते हैं, रख दिया, उसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? उससे टेम्परेचर मिलना चाहिए। ठंड ज्यादा होती है, लोग कहते हैं सिरका उतर गया, उतर थोड़ी गया, उसमें जो बैक्टीरिया हैं उन्हें उचित टेम्परेचर नहीं मिल पाया। टेम्परेचर मिलना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लोग क्या करते हैं उठा के रख दिया सिरका को धूप में,
बैक्टीरिया फिर एक्टिवेट होगा, पे सिरका चढ़ गया, चढ़ा नहीं वे, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो डेवलप हो गए, समझ गया सर। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया होता है माइकोडर्मा एसिटी, जो हम लोगों को क्या करने में मदद करता है, अल्कोहल से हम लोगों का सिरका बना देता है। और सिरके का मुख्य अवयव होता है एसिटिक अम्ल, यानी ये एसिटिक अम्ल बनाने की विधि है, क्विक विनेगर विधि, हिंदी में शीघ्र सिरका विधि। इस विधि को जर्मन विधि भी कहते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल का 6 से 10% विलयन होता है। इस विधि में एथिल अल्कोहल का 10 से 15% विलयन लेकर 25 से 30 डिग्री, अभी हमने आपको बताया कितना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किण्वन क्रिया कराते हैं। हम लोग खा जाते हैं, कीड़े सब खा जाते हैं यार, लेकिन ये फायदे वाले हैं, नुकसान वाले, किण्वन क्रिया कराते हैं। यह क्रिया माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया को एसिटस किण्वन कहते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है सर, ठीक है। यानी जो अपने पास गन्ने का रस जो भी हम लेके आए, हमने उससे क्या बना दिया, एसिटिक अम्ल बना दिया, ठीक है। इस विधि से लगभग 1 सप्ताह में सिरका तैयार हो जाता है, इसलिए इस विधि को क्विक विनेगर विधि कहते हैं। रिएक्शन लिख देंगे आप, C2H5OH एथिल अल्कोहल है, ऑक्सीकरण क्रिया करवाई, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल बन गया। यानी एसिटिक अम्ल की केवल एक ही विधि इंपॉर्टेंट है और वो है शीघ्र सिरका विधि, ठीक भाई। इसे आप पढ़ लेंगे। भौतिक गुण नहीं पढ़ने हैं, रासायनिक गुण नहीं पढ़ने हैं, लेकिन एक इसका रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर, इसमें अभिक्रिया ये पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं स्मेट अभिक्रिया, ठीक भाई। लो भाई, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, N3 या NH3 नहीं है, NH3 अमोनिया होती है, N3H इसका नाम है, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। CH3 माने मेथिल, NH2 माने अमीन, मेथिल अमीन बन गया। स्मेट अभिक्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो हम लोग पहुंच गए पेज नंबर 8 पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्विक विनेगर विधि आपको पता होनी चाहिए। और इस पेज पे, पेज नंबर 8 पे आपको स्मेट अभिक्रिया पता होना चाहिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है भाई। उपयोग सब में देखिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है, बाकी विलायक के रूप में होता है, सिरके के निर्माण में होता है, इन सब में होता है सर। पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर, ठीक है भाई। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बायोलॉजी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में भी आ सकता है और यहां तो आ ही सकता है। तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन मतलब C, हाइड्रेट मतलब OH, तो जहां C हो, H हो, O हो, CHO से बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखिए CHO से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 तरीके से करा जाता है, एक होती हैं शर्कराएं, एक होती हैं अशर्कराएं। जाहिर सी बात, शर्कराएं हैं तो मीठी होंगी, अशर्कराएं मीठी नहीं होंगी। शर्कराएं के अंदर 2 आ जाते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अशर्कराओं को कह देते हैं अलिगोसैकेराइड। कैसे, जरा देखिए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा, पढ़ना ही है आपको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग कौन सा है भाई, शर्कराएं। शर्कराएं क्या होता है बताओ, ये रंगहीन, स्वाद में मीठी, जल में विलय होती हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया है। शर्कराओं के अंदर पहला आ गया मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मोनो माने एक, तो वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता, यानी ये जल से क्रिया नहीं करेंगी, ठीक है। जल मतलब क्रिया तो करेंगे, टूटेंगे नहीं सर, ठीक है। तो जिनका जल अपघटन नहीं होता मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ये स्वाद में मीठी और जल में विलय होती हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक भाई। जरा देखो, अब देखो, सबसे पहले इसे आराम से समझिए आप, वरना आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। सबसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यहां देखो, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक है कौन, शर्कराएं, और एक कौन है, अशर्कराएं, ठीक है। फिर शर्कराओं को 2 में बांटा, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और इसे फिर बांटा हम लोग, सॉरी, इसे मोनोसैकेराइड और अलिगोसैकेराइड, और अशर्कराओं को ही कह देते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनो को भी 2 भागों में बांटा, कौन सा, एल्डोज और कीटोज, ठीक। अब समझाते हैं कैसे, जरा देखो। तो सबसे पहले मोनो, शर्कराओं के अंदर पहला आ गया मोनो, मोनो में पहला आ गया एल्डोज। एल्डोज क्या होता है, जिस किसी में एल्डिहाइड समूह होता है उसे एल्डोज कहते हैं। जरा देखो, बेसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है उन्हें हम लोग एल्डोज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया, ग्लूकोज C6H12O6, 6 12 6, कोई कठिन नहीं है, इस तरीके से आप बना देंगे। देखो C6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन,
एल्डोज नाम है तो एक आखिरी में CHO मतलब एल्डिहाइड लगा दिया, बाकी जितने हाइड्रोजन थे पूरे कर दिया, सब में OH लिख दिया। इकट्ठा करके लिखते हैं तो CHO एक ऊपर आ जाता है, CHOH 1, CHOH 2, CHOH 3, CHOH 4, तो CHOH का होला 4 आ जाता है और CH2OH आ जाता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क होता है। ग्लूकोज में एल्डोज होता है और फ्रक्टोज में कीटोज होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है बेसैकेराइड जिनमें कीटोन समूह होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं, जैसे फ्रक्टोज। ठीक है, ये एक मास्टर रिवीजन है। अगर आपको कोई टॉपिक दिक्कत करे तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसे पूरा डिटेल अलग से बना देंगे ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखो अभी अगर हम यहां पर एक टॉपिक को घुस घुस के समझाएंगे, समझ रहे हो सर आप, तो मान के चलो ये वीडियो बन जाएगी 8 घंटे की, और चलो बन भी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसे हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, अपलोड कैसे होगी इतनी बड़ी वीडियो, तो अभी इतने अपने रिसोर्सेज नहीं है अपने पास। तो कुल मिला के आपको कोई ये मास्टर रिवीजन है, कोई दिक्कत आपको लगे, कुछ समस्या आप कमेंट करिए, तुरंत आपको उस पर क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा और वीडियो आपको मिलेगी सर। ठीक है, आपके लिए ही बैठे हुए इस चैनल पर। ठीक भाई, तो कीटोज क्या, बेसैकेराइड जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है वो कीटोज कहलाते हैं। जैसे फ्रक्टोज आ गया, फ्रक्टोज में क्या होता है जरा वही देख लो भाई, उसमें कौन था, उसमें एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड मतलब CHO होता है और कीटोन मतलब CO होता है। तो हमें इसमें कीटोन दिखाना था, 6 कार्बन इसमें भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें C के संग में एक O लगा दिया, बाकी सबके संग में OH लगा के सब में पूरा कर दिया। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये कैसे पूरा होता, समझ में नहीं आ रहा। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है और हमेशा वो 4 लोगों से जुड़ना चाहता है। ठीक है, तो इन्हें देखो 1 2 3 4 से जुड़े, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन 4 से जुड़ा होगा, यहां तक कि ये भी 1 2 3 4 ऐसे करके सर। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होगा, कौन कौन से, एल्डोज और कीटोज। बी क्या होता है, अलीगोसैकेराइड, बेसैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 3 अणु प्राप्त होते हैं, अलीगोसैकेराइड कहलाते हैं। और दूसरा प्रकार होता अशर्कराएं, बेशर्कराएं जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के बहुत से अणु प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाती, अशर्कराएं या पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र C6H10O5 यानी 6-10-5 होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर आपको क्या करना, हम लोग पहुंच गए हैं पेज नंबर 10 पे। सबसे पहले यहां पेज नंबर 9 पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और पेज नंबर 10 पे भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और आपको पूरे का पूरा पता होना चाहिए। लीजिए सर हम यहां पे आपको शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन है भाई, कार्बोहाइड्रेट। कितने भागों में बांटा गया, 2। पहला कौन सा है, शर्कराएं है, दूसरा कौन सा है, अशर्कराएं। ठीक है, शर्कराओं के भी कितने भाग हैं, 2। पहला कौन सा है, मोनोसैकेराइड, दूसरा कौन सा है, अलीगोसैकेराइड। ठीक है, और अशर्कराओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। ठीक भाई, मोनो के अंदर 2 आ गए, कौन कौन आ गया, एल्डोज आ गया, और कौन आ गया, कीटोज आ गया। बस इतना ही है सर। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे आराम से, आप कार्बोहाइड्रेट पूरा लिख देंगे। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे कुछ रासायनिक गुण आपको दिख रहे हैं जो ग्लूकोज के हैं। ठीक है, ग्लूकोज की PCl5 से क्रिया बहुत पूछी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, जिस बच्चे ने लगाने में मदद की है वो उस व्यक्ति का भी नाम, वो भी अपने आप में डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है सर। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत के बाद आपके पास ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तो देखिए रासायनिक गुण, आइए सर देखते हैं। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या, एक बार लिख के हम आपको दिखा देते हैं। CHO, एक CHO था, CHOH का होला 4, 4 CHOH थे, और एक CH2OH था भाई। ठीक है, ये है कुछ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे PCl5 से क्रिया कराई। देखो यहां पे OH है दिख रहा है, यहां पे OH है दिख रहा है, बस इस OH को हटाना है और इसकी जगह पे दोस्त Cl लगा देना है। क्या लगा देना है, Cl लो, Cl क्या लगा दिया, Cl, बस ये लो, Cl लगा दिया, POCl3 और HCl बच गया। यानी ग्लूकोज की जब हम लोग क्रिया कराते हैं PCl5 से, तो इसका जो OH समूह, ऐसे भी कहता है ग्लूकोज की OH समूह की क्रिया बताइए। कौन सी, OH समूह की क्रिया बताइए, ग्लूकोज की OH समूह की क्रिया बताइए। तो लीजिए सर, OH समूह की क्रिया आपसे पूछे, ये वाली रिएक्शन लिख दीजिए। दूसरा इसका अपचयन सोडियम अमलगम की उपस्थिति में कराने पर। सर जी ये सोडियम अमलगम क्या होता है, लीजिए जहां कहीं भी Hg होता है, Hg माने मरकरी, उसे हम लोग कहते हैं अमलगम। तो सोडियम अमलगम की उपस्थिति में कराने पर सॉर्बिटॉल बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CHO है, कुछ करना नहीं है। अपचयन माने हाइड्रोजन से क्रिया,
सोडियम अमलगम की उपस्थिति में क्रिया हुई, दोनों H यहां जुड़ जाएंगे, एक H इसे मिलेगा CH2 इसे मिलेगा तो OH, यानी इधर बन जाएगा CH2OH। बाकी पूरी रिएक्शन वैसे ही उतरी हुई है। इस अभिक्रिया से ज्ञात होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, क्योंकि CHO डिस्टर्ब हुआ तो यानी एल्डिहाइड। ये रिएक्शन किसकी है? CHO यानी एल्डिहाइड समूह की है। ये रिएक्शन किसकी है? OH समूह, क्योंकि इसमें OH डिस्टर्ब हुआ तो ये OH समूह की अभिक्रिया है। इसमें CHO डिस्टर्ब हुआ तो CHO समूह की अभिक्रिया है। OH माने एल्कोहल, CHO माने एल्डिहाइड। पूछे ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, सिद्ध करो, लो जे रिएक्शन लिख दी। सिद्ध करो ग्लूकोज में एल्कोहल होता है, लो जे रिएक्शन लिख दी। बस इस तरीके से सर आप लिखेंगे, ठीक है। दो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप पढ़ें। उसके बाद ग्लूकोज की एक और है, इसका ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल, बहुत आसान है, सिर्फ ऑक्सीजन से क्रिया कराओ। ऊपर CHO था, इसे लिख दो C डबल, एक O और दे दो इसे, तो जो हो जाएगा COOH। इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। Br2 + H2O मतलब ब्रोमीन जल की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। फिर अभी हमने आपको बताया इसकी फेलिंग विलयन से क्रिया कराने पर, जब भी कभी फेलिंग विलयन से क्रिया होगी हमेशा बनेगा Cu2O का लाल अवक्षेप, और दूसरी वाली तालन अभिकर्मक से क्रिया होगी हमेशा चांदी यानी रजत दर्पण बनेगा। लो देखो CHO था, एक O इसे दे दिया तो बन गया COOH और Cu2O अलग हो गया। Cu2O क्या है? लाल अवक्षेप है। इसकी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, लो भैया Ag2O से क्रिया कराई, O इन्हें दे दिया COOH, फिर ग्लूकोनिक अम्ल और सिर्फ 2Ag बच गया। Ag मतलब चांदी यानी रजत दर्पण बनेगा, ठीक है। उपयोग क्या है इसका? उपयोग औषधियों के निर्माण में, विटामिन C के संश्लेषण में तथा अपचायक के रूप में होता है, ठीक भाई। एक रिएक्शन आपको और याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन आप कैसे बनाएं। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे हमने पहला पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज आप छोड़ नहीं सकते हो। आप मान के चलो ग्लूकोज की जितनी भी पूरे में लगी हुई हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, ग्लूकोज पेपर में आता ही आता है। जैसे ये है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं करना है, ये ग्लूकोज अपने पास है ही, ठीक है। बस कुछ लोग कहीं से तो चार, अरे यार ऐसे होता CHO CHOH का होला 4 CH2OH, तो ये 4 बार है तो 3 बार अलग लिख दिया, 1 बार अलग लिख दिया, क्या दिक्कत है। इसकी क्रिया कराई फेनिल हाइड्राजीन से। फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है? देखो भैया NH2 को कहते हैं हाइड्राजीन। अगर एक यहां से H हटा के यहां C6H5 लगा दें तो ये फेनिल है और ये हाइड्राजीन, तो C6H5NH2 को कहते हैं फेनिल हाइड्राजीन। जब क्रिया होती है तो कुछ इस तरीके का इंतजाम बनता है। क्या बनता है भाई? देख लो, CHNNHC, ये डबल नहीं लिखा हुआ, ये बच्चे का यहाँ पे थोड़ा खिच्चू मच गया तो उसने साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आप PDF देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये सिंगल है, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा हुआ, CHNNHC6H5 CNNHC6H5 CHOH का होल ट्राई। नीचे वाले दोनों ऐसे रहेंगे, सिर्फ ऊपर वाले जो है वो रिप्लेस हो गए, ठीक है। जरा इसे आराम से अगर आप देखें तो ऊपर देखो CH था, ऐसे ही है, बस यहाँ O की जगह पे क्या आ गया? ये आ गया NNHC6H5, यहाँ भी O की जगह पे क्या आ गया? NNHC6H5, बाकी सब वैसे ही है। ये जो बना है इसे कहते हैं ग्लूकोसाजोन। बहुत पूछा जाता है पेपर में, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन आप कैसे बनाएंगे। ग्लूकोज की निम्न अभिक्रियाएं कुछ और भी हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सिम कैसे बनाओगे? तो इसकी NH2OH से क्रिया करा देंगे, ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाएगा। ग्लूकोज से स्टेरिक अम्ल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मनो पढ़ना मनो छोड़ देना। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या होता है जबकि, इन्हें आपको पढ़ना है। जिस बच्चे ने जिस पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सारी इंपॉर्टेंट ही लगी है यहाँ पे। सफेद या पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा से गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फास्फीन बनती है। सफेद फास्फोरस P4 फार्मूला होता है। कास्टिक सोडा NaOH H2O से क्रिया कराएंगे, फास्फीन बनेगी। फास्फीन गैस को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित करते तो क्या होता है? फास्फीन मतलब PH3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से क्रिया करते हैं, सिल्वर बन जाएगा, ठीक है सर। एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराते तो क्या बनता है? 4 पदों में क्रिया पूरी होगी और आखिरी में बनेगा क्लोरोफॉर्म, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया था एसीटल्डिहाइड एसीटोन में सर, ठीक है। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? डाई एथिल ईथर क्या होता है? C2H5 माने एथिल, C2H5 माने एथिल, बीच में O होता तो उसे ईथर कहते हैं। PCl5 से आपकी क्रिया कराई, C2H5 से दोनों C2H5 Cl के साथ मिलकर Cl बना लिया, यानी एथिल क्लोराइड बना लिया और POCl3 अलग हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से तो यूरोट्रोपिन बनता है, इसे भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, NH3 से क्रिया कराई, CH2 का होल ऑफ 6N4, इसका नाम है यूरोट्रोपिन, ठीक है। मोस्ट वांटेड रिएक्शन है, आपको पढ़नी है।
बेंजल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया होती है तो बेंजिल अल्कोहल बनता है सर, ठीक है। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, जब क्रिया हुई तो C6H5CH2H इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, और C6H5COON सोडियम बेंजोएट है सर, ठीक है। एसिटल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो जाहिर सी बात हमने बताया रजत दर्पण बनाएगा। एसिटल्डिहाइड या एसीटोन की कास्टिक सोडा से क्रिया होती है तो ये वही रिएक्शन है, आयोडो फॉर्म बनता है, ऊपर वाली है तो आप उसे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। सोडियम बाईसल्फाइड से एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बाईसल्फाइड यौगिक बनते हैं। ये रिएक्शन भी आप देख लेंगे सर, ठीक है। ये जितनी भी रिएक्शनें इंपॉर्टेंट थी सब यहां पे लग चुकी हैं, और कुछ और रिएक्शनें इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म बाय अल्कोहलिक एसिड से क्रिया कराते हैं, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया लिखा हुआ, कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। C2H5NH2 एथिल अमीन है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, KOH से क्रिया कराएंगे। एथिल आइसोसाइनाइड, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में CH2HgCl2 के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड, ये आप पढ़ें तब भी ठीक है, इसे मस्टर्ड गैस कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये जो पेज अभी अंधाधुंधी में निकल गई ने हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले कहां पे थे हम लोग, ग्लूकोज। ग्लूकोज में भाई आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पे लग गई हैं। क्या होता है जबकि इन रिएक्शनों को अगर आप देख पाए दोस्त, देखिए ठीक है, जैसे कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ये नहीं छोड़ सकते आप, मस्टर्ड गैस मत पढ़ना, छोड़ देना कोई बात नहीं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया आपको आनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, केमिस्ट, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो अंधाधुंध रिएक्शनें आ रही हैं। हमने हमेशा चीजों को, कठिन चीजों को पहले लगाया, फिर कह रहा है कुछ बहुत कठिन लगे दोबारा बोले ना, वरना देखने की कोशिश करना। यहीं तक रिएक्शन है, इसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। दे देखिए, आ जाओ यहां आ जाओ, खत्म हो गया, पेप्टीकरण आ गया। किसी अवक्षेपित पदार्थ में उचित स्थायी कारक मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाना, हमने आपको बता रखा है कोलाइडी विलयन क्या होता है। जितने भी गाढ़े विलयन होते हैं, गोंद है, शहद है, ग्लू है, फेविकोल है, सब क्या है, कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन बनाने से पहले दो तरीके के पदार्थ होते हैं, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। द्रव स्नेही क्या होता है, जो द्रव के संग में स्नेह प्यार करते हैं, बना लेते हैं विलयन। विरोधी वो जो नहीं बनाते हैं। तो जो विरोधी होते हैं उनसे बनवाना पड़ता है। तो किसी अवक्षेपित पदार्थ में कारक मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है, और जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे पेप्टीकारक कहते हैं। टिप्पणी में आता मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, FeOH के होल थ्राइस के अवक्षेप को FeCl3 के साथ मिलाने पर इसका कोलाइडी विलयन बन जाता है, ठीक है भाई, पढ़ना ही है आपको। फिर आ गई अमोनिया। अब अमोनिया में आपको दो चीजें नहीं छोड़ सकते हो आप, प्रयोगशाला विधि, हैबर विधि। लो भाई, प्रयोगशाला विधि क्या, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड की बुझे चूने से क्रिया कराने पर अमोनिया प्राप्त होती है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना है, CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, NH3 माने अमोनिया बन गई है। हैवर विधि क्या है, N2 की H2 से क्रिया कराई NH3 की उपस्थिति में, हैवर विधि कहलाई सर, ठीक है। हैवर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण इसमें कुछ नहीं है, फिर भी दो लगा दिए हैं आप। देखो अभी टाइम है 1-1.5 महीने, तो कम से कम 2 रासायनिक गुण पढ़ो आप, वरना नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं। इस पूरे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हैवर विधि और प्रयोगशाला विधि, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पास होना है भैया, आपको नंबर लाने हैं, 100 में 100 का ट्राई करना है। इतना बेहतरीन नोट्स आपको दे रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। कमेंट करिए, बच्चे कह रहे हैं सर 12th केमिस्ट्री, 12th लिवा गई 12th केमिस्ट्री, अब आप पढ़ो ही ना तो फिर सर कैसे काम चलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद उपयोग है, ठीक, सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में यही चल रहा है। कैसे चल रहा है वो भी बता देते हैं। औद्योगिक स्तर पर क्या होता है, सीमेन और हाल्स के ओजोन बनती है। ओजोन समझते हो, लोग कहते हैं ओजोन परत है ऊपर, ओजोन गैस है सर, ठीक है। तो ओजोन बनाते हैं ऑक्सीजन से। तो लीजिए सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर। आजकल औद्योगिक स्तर पर ओजोन का निर्माण इसी ओजोनाइजर द्वारा किया जाता है। इसमें लोहे का एक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें कांच की नलियां होती हैं, एल्यूमिनियम की छड़ें होती हैं, लगातार इलेक्ट्रोड का कार्य ठंडा रखने के लिए चारों तरफ से पानी भर देते हैं, नलियों को उच्च विभव वाली कुंडलियों से जोड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन डालते हैं, ओजोन हमें मिल जाती। 3O2 का मतलब ऑक्सीजन, विद्युत का विसर्जन मतलब बत्ती का प्रवाह कराया जा रहा, 2O3 का मतलब ओजोन बन गई, बात खत्म हो गई, यानी ऑक्सीजन से ओजोन बन गई, ठीक भाई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो ये आप छोड़ नहीं सकते, इसका चित्र भी बनेगा, गूगल पर सर्च करिएगा, सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर, चित्र आपको मिल जाएगा, या आपने मॉडल लिया है तो उससे देख लीजिएगा। कोलराउस का नियम बहुत सरल है, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। कोलराउस का नियम क्या होता है बताइए। कोलराउस का नियम होता है NaCl, मान लिया लिखा हुआ, तो कह रहा अगर टोटल निकालेंगे तो वो Na जब टूटेगा तो Na के ऊपर प्लस आएगा, Cl के ऊपर माइनस आएगा। तो प्लस माने धनायन, माइनस माने ऋणायन। तो इन्होंने क्या कह दिया, दोनों के जोड़ के बराबर होगा।
विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो टूट जाए प्लस माइनस में। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता उनके क्या है? अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये लो, विद्युत चालकता प्लस और माइनस के योग के बराबर होती है। बस इतना सा करना है भाई, ठीक है। उस तरीके से कोलराउस के नियम की सहायता से वियोजन कोटि ज्ञात कर सकते हो। वियोजन कोटि का यह फार्मूला होता है इन्वर्टेड BMC अपॉन इन्वर्टेड M इनफाइनाइट, ठीक है भाई। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया होगा कोलराउस का नियम क्या है। आप पहले ये पूरे नोट्स कायदे जो हम बता रहे हैं उन्हें पढ़ लो, नोट कर लो, और उसके बाद हमें बताना कि पेपर में क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम गारंटी ले रहे हैं आप 70 में से 70 का पेपर करके आओगे। और क्या लोगे यार? वियोजन कोटि ज्ञात करने का तरीका होता है C फॉर कैटाइन, यानी धनायन ऊपर लिख दिया है, लिखा भी हमने। C सांद्रता पर बिलियन की मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर बिलियन की। C फॉर कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। संयोजकता आवंत सिद्धांत क्या होता है? ये भी शॉर्ट में आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। इसकी सिद्धांत, संयोजकता आवंत सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सर, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT पूछी जाती है कभी कभी। कुछ इसमें आप इसे पढ़ लेंगे सर, ठीक। कुछ इसमें कठिन शब्द हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे एक शब्द आया है CMA, कहाँ गया सर? देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है CMA। CMA का नाम क्या है? CMA मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का मतलब होता है केंद्रीय धातु परमाणु। धातु होती है यार, धातुएं क्या होती है? जितना भी जो भी तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेते हैं वो सारे के सारे धातु कहलाते हैं सर, ठीक है। तो CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम। उसी तरीके से केंद्रीय, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। रिक्त कक्षक आपस में संकरित होकर नए ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो इस पूरे सिद्धांत थ्योरी में है, आप आराम से पढ़ लेंगे सर, ठीक है। ये देखिए इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं, आराम से आप पढ़ लेंगे, सीमाएं हैं इसकी, ये सारी चीजें, ठीक। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, इसके रासायनिक गुण आपको पढ़ने हैं। ऑक्सीकारक गुण क्या होते हैं? यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जैसे सल्फर की क्रिया अगर HNO3 कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। कार्बन की कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। फास्फोरस की कराते हैं तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल बना लेता है। आयोडीन की कराते हैं तो आयोडिक अम्ल बना लेते हैं। यानी इसके जो किसी के भी ऑक्सीकरण और अपचायक गुण हो उन्हें आप नहीं छोड़ सकते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसकी जिंक धातु से क्रिया खूब पूछी जाती है। Zn की HNO3 से कराई, जिंक धातु से क्रिया, टिन धातु से क्रिया, कॉपर से क्रिया, ये सारी की सारी रिएक्शन है। बल्कि कॉपर वाली पे आप मोस्ट वांटेड लिख लें। अगर आपको सर जी इन सब में से भी एक बताओ तो लो, सर जी ने एक बता दिया, कॉपर वाली पढ़ लीजिए। कॉपर और टिन वाली ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्लेटिनम की मिल जाए तो वो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन कॉपर वाली आप ना छोड़िएगा, ठीक है। सेडजेव का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी निराकरण अभिक्रिया में अभिकर्मक के प्रभाव से बनने वाली एल्कीनों में अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है, ठीक है। क्या मुख्य उत्पाद है? लो वो भी देख लो, बहुत आसान है। यहां देखिए कह रहा CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है। ये है KOH से क्रिया कराई। KOH से जब क्रिया कराएंगे तो देखो Br यहां से हट जाएगा। ये देखो Br हम यहां से देंगे हटा, यहां से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इनके पास एक जगह खाली, इनके पास जगह खाली, यहां बन जाएगा बॉन्ड। ये देखो यहां बॉन्ड बन गया और ये H और Br यहां से हट गया, ठीक है भाई। उसके बाद एक रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। लो हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है? जब किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब जिसमें COOH होता है, के लिए लवण के CCl4 से बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, तब उसे कहते हैं ब्रोमो एल्केन। ये लो भैया CH3COO मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना AgBr2 से क्रिया कराई, Br यहां आके जुड़ गया, CH3Br बन गया और AgBr और CO2 अलग हो गया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया आपको पढ़नी है। नसल्ट समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नहीं छोड़ सकते हो। ये PDF आपको अभी आज शाम तक ही मिल जाएगी टेलीग्राम BDKDN 12th पे, बस आपको पढ़ना है सर, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोड है, अभिक्रिया है, ठीक है। E बराबर E डिग्री प्लस 2.303 RT/NF log Mn की पावर Mn पॉजिटिव, ठीक, सब लिख भी दिया। E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आपको नसल्ट समीकरण भी पढ़नी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाती है, ठीक है। हम ये पहले नोट्स लेके आए फिर आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। ये वो वाला काम नहीं है, नहीं ये 10 क्वेश्चन पढ़ लो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात याद रखो। वीडियो हमने ऐसी भी बनाई है कि एक दिन कल पेपर है तो क्या करें, जब कल पेपर होगा तो वो वीडियो देख लेना, लेकिन अभी तो पढ़ लो, कम से कम 1-2 महीने हैं अपने पास, ठीक है भाई, इसलिए पूरी वीडियो लेके आ रहा हूं।
उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूकास परीक्षण। सबसे बड़ी बात, आपको कोई ढूंढना नहीं है, ये जो पीडीएफ है अगर सिर्फ आप इतना ही पढ़ लेते हो 70 में 70, हम ये नहीं कह रहे आप सीधे यूपी बोर्ड पर रिस्क लो, पहले इसे पढ़ो, नोट करो, जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसे नोट कर लो, सारी चीजें कर लो पहले तो जितना इंपॉर्टेंट, उसके बाद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फोटोकॉपी निकालो पैसे वाले हो तो, और क्या 60 पेज है, मान घर में प्रिंटर निकाल लिया, 100 रुपए में काम हो गया, कचेरी चलेगा। अब क्या है, अब आप इसे पढ़ो, जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसे पढ़ो, और फिर सेट में देखो हमें कुछ आता है कि नहीं आता। सर जी कहीं भौरा बना के तो नहीं चलेगा, ये ब्रह्मास्त्र चीजें हैं, हवाबाजी थोड़ी है। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, तो विकल्प में पूछा गया 2018-19 में, निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास, ऐसे पूछा था ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, विकल्प में दे देगा निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का मिश्रण होता है। लो भाई लगा दिया टिक वहां पे इस तरीके से, ठीक है। उपयोग किस लिए होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों के परीक्षण में होता है। डालिए सर, तुरंत धुंधलापन आ जाए, देखिए लिखा हुआ है ठंडे में तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करता है तो तृतीयक एल्कोहल होगा, थोड़ी देर में करे तो द्वितीयक होगा, और देर में करे आधे घंटे में तो प्राथमिक एल्कोहल होगा, इस तरीके से, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, जिसमें केवल एक एल्किल ग्रुप होता है वो प्राथमिक होते हैं, दो तरफ लगा दोगे CH3 तो द्वितीयक होगा, लो तीन तरफ लगा दिया CH3 तो तृतीयक हो गया, इस तरीके से। तो सारी चीजें उदाहरण के साथ में यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बहुत पूछी जाती है, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। फिनॉल क्या होता है, ये देखो फिनॉल क्या होता है दिखाते हैं आपको। फिनॉल भैया ये होता है, ये रिंग होती है बेंजीन की, बेंजीन के ऊपर जब कभी OH होता है तो इसे कहते हैं फिनॉल, ठीक है। जब कभी ये H हटता है तो देखो यहां से H हटता तो इसके ऊपर माइनस आ जाता है, फिर ये माइनस घूमता है, कैसे, ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये माइनस नहीं, यहां जगह खाली हुई, यहां जगह खाली हुई तो ये बॉन्ड बन गया, माइनस यहां आ गया, फिर यहां बॉन्ड बना तो माइनस यहां आ गया, यहां बॉन्ड बना तो माइनस, यानी ये माइनस घूमता रहता है। जब माइनस घूमता है तो ये फिनॉक्साइड आयन कहलाता है, जो ज्यादा स्थायी होता है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति का जो लोग H+ देते हैं वो कहलाते हैं अम्लीय। तो जब फिनॉल में ये आराम से माइनस मतलब हाइड्रोजन दे के, ये देखिए हाइड्रोजन दे के माइनस बना, और ये माइनस में खुश है इसलिए ये अम्लीय होता है। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के आप दिखा देंगे। फिर कह रहे हैं कोई भी टॉपिक कठिन लगे, ये बड़ा क्लास है, रिवीज हम आपको बता रहे हैं ये पढ़ना है, कोई चीज कठिन लगे आप कमेंट करिए, हम आपको अलग से डिटेल वीडियो बना के देंगे BD Academy 12th पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंक्लूड है इसमें सर, ठीक है। तो सिद्धांत क्या है, HCl की O2 से क्रिया CuCl2 की उपस्थिति में कराने पर क्लोरीन बनती है। विधि लिख देंगे आप, सबसे पहले ऑक्सीकारक कक्ष, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीकरण यानी वायु प्रवाहित करेंगे, वायु से क्रिया करवाएंगे, ऑक्सीकारक कक्ष, भीगे हुए जावा पत्थर के टुकड़े रख देंगे, गैसीय मिश्रण, वही वाली रिएक्शन लिख दी सर, ठीक है। शीतलक में क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, धावन टावर में क्या करेंगे, धोएंगे, शुष्कन टावर में क्या करेंगे, सुखाएंगे, बस यही तो लिखना है यार, हो गया। फैराडे के दो नियम होते हैं, पहला नियम क्या होता है, W का मान Q के समानुपाती होता है। Q माने आवेश, W माने क्या होता है, W माने क्या होता है, पदार्थ की मात्रा जो है आवेश के समानुपाती होती है। दूसरा नियम क्या है, दोनों का अनुपात Z1/Z2 के बराबर होता है। पढ़ लो यार, इसे पढ़ो भैया। अम्लराज क्या होता है, जब एक HNO3 होता है और 3 HCl होते हैं तो उसे अम्लराज कहते हैं। अम्लराज की प्लेटिनम और सोने से क्रिया मोस्ट वांटेड है, दोनों आपको पढ़नी है जो लिखी हुई हैं, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। आप अगर ये सब लिख लेते हो, नोट कर लेते हो, हम लिख के दे रहे हैं, अनसॉल्व में ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो Au + NOCl + Cl2 घुलनशील, Pt + NOCl Cl2 PtCl, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। एथिल अल्कोहल एसीटोन में क्या अंतर है, दोनों बिल्कुल डिटेल लिखा हुआ है, क्वथनांक कितना होता है, ये आयोडोफॉर्म बनाता है, वो विशेष रंग का बनाता है, ये एथिल एसीटेट वो क्रिया नहीं करता है। एल्डिहाइड कीटोन में विभेद आपको पढ़ लेने हैं, ये सब परीक्षण देता है, वो एक भी नहीं देता है सर, ठीक है। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल में विभेद, ये देखिए ये इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, ये करता है, ये नहीं करता है, ये तीखी गंध वाला होता है, वो सिरके के समान गंध वाला होता है, इन्हें भी आपको पढ़ना है बैठ के सर, ठीक है। बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में विभेद, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। उसके बाद एक है लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल आप कैसे बनाएंगे। भंजन मतलब होता है तोड़ना, आसवन कराना है, ठीक है। तो लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल लोहे के यंत्र से 773 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी का भंजक आसवन कराने पर निम्न अवयव प्राप्त होते हैं, ये बनता है कास्ट गैस, आयुत गैस, कास्ट कोयला, ये सब बन जाता है सर, ठीक है। और इस तरीके से रिएक्शन होती है, प्रवाजी आसवन होता है और बन जाता है अपने पास अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल सर, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरण आप नहीं छोड़ सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरण क्या होते हैं, जो क्रिया को कराते हैं, और धनात्मक उत्प्रेरण वो होते हैं जो उत्प्रेरक की ताकत को बढ़ाते हैं, ठीक है।
ऐसे ऋणात्मक वो होते हैं जो उत्प्रेरक की ताकत को घटा देते हैं, डीमोरलाइज कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, यार तुम नहीं कर सकते, वो वाला मामला। स्व उत्प्रेरण, किसी क्रिया में जब कोई उत्प्रेरक बनता है और उसी के लिए उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है भाई। प्रेरित उत्प्रेरण, जब एक अभिक्रिया दूसरे को प्रेरणा देती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। सब आपको पढ़ना है सर, ठीक। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक की शक्ति को नहीं, उत्प्रेरक वर्धक है, तो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। उत्प्रेरक विष क्या है? उत्प्रेरक की शक्ति को नष्ट कर देंगे। तुम्हारे यार बेकार आदमी, तुम्हारा बस की कुछ नहीं सर, ठीक है। कोलाइडी विलयनों का शोधन की अपोहन विधि, जो एक झिल्ली होती है, अपोहन मतलब डायलिसिस, अंधाधुंध यहाँ से पानी चलता रहता, अशुद्धियां धुल के अलग हो जाती हैं, शुद्ध कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अलग अलग अपोहन कहलाती है। झिल्ली का प्रयोग करते हैं, जिसे अपोहक झिल्ली कहते हैं। इस विधि में कोलाइडी विलयन अपोहक झिल्ली होती है, जल की धारा में धोते हैं, शुद्धियां धुल के अलग हो जाती हैं, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। कोलाइडी विलयनों के गुण में अणुसंग के गुण मत पढ़िए, टिंडल प्रभाव पढ़ लीजिए। टिंडल प्रभाव क्या होता है? एक वैज्ञानिक थे, टिंडल थे, उनने कोलाइडी विलयन लिया, प्रकाश डाला, एक कोन बन गई इस तरीके की, कोन के समान रचना, उस कोन को कहा गया टिंडल कोन और इस प्रभाव को कहा गया टिंडल प्रभाव। बस इतना ही है यार, ये लो पढ़ लेना, लो पढ़ दे रहा है। जब कोई तीव्र प्रकाश किसी विलयन पर डाला जाता है तो अंधेरा दिखता है, लेकिन कोलाइडी विलयन पर डाला तो कोन नजर आती है। इस घटना के संबंध में सबसे पहले टिंडल ने बताया, इस कोन को टिंडल कोन, प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। लो, ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में अंधाधुंध होने वाली गति ब्राउनी गति, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले बताया, इसलिए ब्राउनी गति कहते हैं इसे। विद्युत कण संचलन क्या होता है? विद्युत के कणों का संचलन, कोलाइडी कण जितने होते हैं या तो उन पे प्लस होता है या माइनस होता है, प्लस वाले माइनस की तरफ जाते हैं, माइनस वाले प्लस की तरफ जाते हैं, विद्युत कण संचलन कहलाता है। ये लो, स्कंदन मतलब क्या है कि लोग खून काट दी, यहाँ से उंगली काटी, खून चूने लगा, फिटकरी लगा के खून रोक दिया। स्कंदन मतलब होता है इकट्ठा होना, रुक जाना। तो किसी विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बना लेना, स्कंदन कहलाता है। हार्डी सूल्य का नियम, जो स्कंदन करने की शक्ति होती है वो संयोजकता पर निर्भर करती है, जिसकी संयोजकता ज्यादा उसकी शक्ति भी ज्यादा। मान लिया इनके ऊपर एक प्लस है, लो इनके ऊपर एक प्लस है तो इनकी संयोजकता एक है, इनके ऊपर दो प्लस तो संयोजकता दो, तीन प्लस तो तीन। जिनकी संयोजकता जितनी ज्यादा उनकी स्कंदन शक्ति उतनी ज्यादा। ये सबसे पावरफुल है, ये सबसे कम पावरफुल, क्यों? एक ही प्लस है इनके ऊपर, ऐसे इनके ऊपर एक ही माइनस है, तीन प्लस तीन माइनस इनके ऊपर है, इसका मतलब इनकी स्कंदन शक्ति सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है आपको पढ़ा चुके हैं हम। सबसे पहले आपको बताया था हमने इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। कोई धातु की क्षण को जब उसी के विलयन में डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। अगर मान लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डुबोएं उसे, एक एटीएम दाब पे डुबोएं, तब उसे कहते हैं मानक, मतलब मान लेते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, यहाँ पे ट्रिक नहीं लगाई है, लेकिन अपने बी डिकेडेंट 12th वाले चैनल पे जाके आप देख लेंगे। लिक बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी संतब हकू अजज पटाऊ। कैसे? लो, लिक बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पब हकू अजज पटाऊ। यानी आप हिंदी याद कर लेंगे ऐसा। अब ABCD तो याद करने दिक्कत है ना, तो लिख बासर काना LIKBASRCANA लो लिखते चले जा रहे, तो हिंदी में याद करो ऐसे लिख दो सर। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण आपको पढ़ लेने हैं। सक्रियता बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो अर्ध मतलब आधे कणों को जाने देती है, आधों को रोक लेती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। परासरण क्या होता है? किसी विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर तनु से सांद्र की ओर जाना परासरण कहलाता है। बेसिक चीज है। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? अवनमन मतलब होता है कम हो जाना। तो जब जो दाब है वो कम हो जाता है तो उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और उसका जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये सारे टॉपिक हमने एक एक करके समझाए हुए भी हैं, उसकी प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप समझ लीजिएगा सर। ठीक है, तो राउल्ट का नियम है सर। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में इन्हें क्या S और P के बीच में रखा जाता है। इसके सामान्य विन्यास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं। एक विन्यास आप याद करेंगे, बाकी वैसे बढ़ाते चले जाएंगे। क्रोमियम में बाहर एक होता है, कॉपर में एक होता है, फोरस में बाकी सब में 2 भरे जाएंगे। ठीक है, संयोजकता इनकी परिवर्ती होती है। गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। क्रियाशील ये बहुत कम होते हैं, बाबा होते क्रिया नहीं करते। जैसे मान लिया सोना है, अब वो क्रिया करेगा तो गायब हो जाएगा, लेकिन लोग अंगूठी पहन के घूमते हैं, चैन माल मोटी पहन के घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी है, आराम से आदमी पहन के घूमता, क्रिया नहीं करते हैं। ये सब क्रिया करेंगे तो चांदी वाला अंगूठी बनवाई, अगले दिन गायब, ऐसा नहीं है।
उत्प्रेरकीय गुण सबसे ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, पूछा जाता है उत्प्रेरकीय गुण सबसे ज्यादा, तो संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। यौगिकों की प्रकृति तीनों तरीके के, विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसंयोजक, हर प्रकार का यौगिक बनाते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि डी, और इन सबका एक ही आंसर है, डी ऑर्बिटल पूरे नहीं भरे होते हैं, इसलिए ऐसे ये सब करते हैं। ठीक है। धातु बीज इसी चक्कर में होते हैं। आयनन विभव इनके का मान जो है बहुत बढ़ता जाता है बढ़ते के साथ साथ। ठीक है। ये सारी चीजें अक्रिय गैसें, जितनी भी गैसें जिनके बाहरी कोश पूरे भरे होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, सब अक्रिय गैसें कहलाती हैं सर। ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। आयनन विभव बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि किसी से क्रिया ही नहीं करेंगे जे। आयनन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, जब उनके पूरे भरे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेंगे वो। ठीक है सर। उसी तरीके से भौतिक अवस्था सब क्या होती, गैसें होती हैं। अक्रिय गैसों की खोज किसने करी, सबके बारे में लिख दिया, किसी की फ्रैंकलैंड ने करी, रैमजे ने करी, लॉकियर ने करी, ठीक है, डॉर्न ने करी, सबके उपयोग भी लिखे हुए हैं। हीलियम का उपयोग कहाँ, हल्की गैस होती है तो गैस के गुब्बारों में, वायुयान के टायरों में। नियॉन का उपयोग कहाँ होता है, नियॉन कोयले को भेदने की क्षमता होती है। आर्गन बल्ब में भरी जाती है। क्रिप्टन क्या, विद्युत विसर्जन नलिका में भरी जाती है। क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। जिनॉन कोई उपयोग नहीं होता। रेडॉन कैंसर वगैरह रोग के उपचार में होता है सर। ठीक है। ये लो विटामिन आ गई। विटामिन के बारे में क्या, आपको शरीर की वृद्धि पोषण के लिए जरूरत पड़ती है तो विटामिन कहलाती है। सारे विटामिन जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के होते हैं। ठीक है। इसमें भी आपको विटामिन के बारे में लिखवा दिया। इसका रासायनिक नाम याद करने की जुगाड़ है, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, इस तरीके से याद कर लेंगे आप। रेथारियसा एक ही टोपा, क्या मतलब, लो लिख दिया रेथारी ऐसा और एक ही टोपा, टोफा लिखेंगे, पा पढ़ेंगे। रे से रेटिनॉल, थायामिन, रिबोफ्लेविन, एस्कार्बिक अम्ल, साइनोकोवाला, एंडरमीन, साइनोकोवालामिन, एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनॉन। ये आप याद कर लें, रेथार ऐसा एक ही टोपा, और बार बार पढ़े रेटिनॉल, थायामिन, रिबोफ्लेविन। अभी देखिए सब में यही आया। सर जी क्या बता रहे हो, यहाँ देखो रेथारी में रे, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, सबको रतौंधी हो जाती है, दूध पियो, मांस खाओ, अंडा, कुछ ना मिले तो दूध पियो, मांस खाओ, विटामिन सी छोड़ के सब होता है इसमें सर। ठीक है। विटामिन रे था, तो था से थायामीन, ये तो वो चलेगा इसे करके, पढ़ लेना आप सर। ठीक है। विटामिन रे था, री तो रिबोफ्लेविन, ए तो एंडरमीन, सा तो साइनोकोवालामिन, ए तो एस्कार्बिक अम्ल, कै तो कैल्सीफेरॉल, टो तो टोकोफेरॉल, फा तो फाइलोक्विनॉन। बात खत्म हो गई। तो आपने साइड में लिखा और फटाफट से सारी चीजें हो गई। क्रिस्टलों में दो शॉर्ट की, दो लोग कहते हैं शॉर्ट हो गया, फिल्डर शॉर्ट है, तो जब क्रिस्टल में से एक आयन गायब हो जाता है तो उसे शॉर्ट की कहते हैं। फ्रैंकल दोष क्या होता है, गायब नहीं हुआ लेकिन अपनी जगह से हटके बीच में जो खाली जगह वहां पे आ गया तो उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। बैंड सिद्धांत क्या होता है, जब दो बैंड होते हैं, एक चालन बैंड, एक संयोजी बैंड, दोनों पास पास में है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा सकता है तो उसे चालक कहते हैं। थोड़ा गैप है तो अर्धचालक, बहुत गैप है तो कुचालक, धारा का प्रवाह इनमें होता ही नहीं है सर। ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है। संकुचन देखा होगा, लिखा होता है आगे पुलिया सक्रिय है, कृपया धीमे चलें। तो संकुचन का मतलब होता है कम होना। तो लेंथेनाइट मतलब होता है एफ ब्लॉक के तत्व, जितने भी एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उन सब का क्या होता है, उनका एरिया, उनकी जो त्रिज्या है, आकार है, वो कम होता जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं लेंथेनाइट संकुचन या आकुंचन। परिणाम क्या होते हैं सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे सर। ठीक है। ओस्टवाल्ड विधि मोस्ट वांटेड है, हम अलग से भी बना चुके हैं, कुछ नहीं होता है। अमोनिया की वायु से क्रिया कराने पर NO, NO से O2 NO2, NO2 की H2O से HNO3, बात खत्म। अगर इसकी पुरानी विधि की बात करें, बर्कलैंड आइड विधि, ये देखिए सेम वैसे, उसमें अमोनिया की करा, इसमें N2 की O2 से NO, NO की O2 से NO2 और NO2 की H2O से HNO3, बात खत्म सर। ठीक है। प्रोटीन की संरचना मोस्ट वांटेड है भैया, जितने भी मेरे हिसाब से ये ब्रह्मास्त्र है। अगर ये पूरी आप पीडीएफ का इस्तेमाल सही से करते हैं, इस पूरी वीडियो को आपने यहां तक देख लिया, पहले तो कमेंट करके बताइए, और फिर भी अगर आप रोते रहेंगे हमें मिला नहीं तो फिर हम यही कहेंगे, फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते। पूरी पीडीएफ को कायदे से पढ़ लीजिए, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं 70 में आप 70 का पेपर करके आओगे। ठीक है। प्रोटीन की 4 संरचनाएं होती हैं। प्राथमिक संरचना यहाँ पे प्रॉपर लिखी हुई है, द्वितीयक संरचना में 2 आ जाती हैं। अल्फा द्वितीयक वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अल्फा हेलिक्स होती है, इस तरीके की बनती है, यहाँ हमने बना दी है। इसमें देखिए CON, ठीक, CON। अगर आपको ये धुंधला दिख रहा हो तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अल्फा हेलिक्स संरचना सबसे ऊपर ये आ जाएगी सर। ठीक है। बीटा हेलिक्स संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे आराम से देख लेंगे। और उसके बाद प्रोटीन की तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना और प्रभावित करने वाले कारक। ठीक भाई।
आखिरी में आ जाए तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? लो कैनिजारो फॉर्मल्डिहाइड की NaOH से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, इसे कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। एल्डोल संघनन क्या होता है? जेलो भैया, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO CH3 का एक H यहाँ लिख लिया, O और H मिलके OH नीचे आ जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा, इसे हम लोग कहेंगे एल्डोल। क्लीमेंशन अपचयन क्या होता है? तो किसी कार्बोनिल यौगिक का जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराना क्लीमेंशन अपचयन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी पढ़ लेना है। रोजेन-मुंड है, परकिन है और सैंडमायर अभिक्रिया है और इटार्ड अभिक्रिया है, स्टीफान अपचयन है, रीमर-टीमैन है और एक आखिरी में बुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। ठीक है भाई, ये वो PDF है जो इस साल आपको 70 में 70 नंबर दिलवाएगी। मिशन 95+ केमिस्ट्री क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो भाई। जो लोग इस पूरी वीडियो को देखते हैं, हम इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि वो 70 में 70 नंबर का पेपर यूपी बोर्ड में करके आएंगे। बस इस वीडियो को देखने के बाद जब आपका दिमाग खुल जाए तो आपको और मेहनत करनी है, फिर आपको और चीज़ों को देखना है, एक्सप्लोर करना है, अनसॉल्व को पढ़ना है, मॉडल को पढ़ना है। जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, फिर आपको जो दिक्कतें लगे उन्हें कमेंट कर देना है। इसकी PDF हम डाल देंगे BDK1012 पे, जाके सर्च करिए टेलीग्राम पे BDK1012। भरोसा दिलाते हैं दोस्त, मजा कट जाएगा। जो हमने इंपॉर्टेंट बताया, अगर आप वैसे ही पढ़ते हैं, आप भी कहोगे यार एक दिन में हमने 70 में 70 लिया। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है, शुरुआत से कॉपी लेके बैठो, अपने आप नोट्स बनाओ। मेरा मानना एक दिन आपको लगेगा, पूरा एक दिन, उसका एक दिन आप दे दो इसमें। जब एक दिन आपको लग जाए, उसके बाद अगले दिन से पढ़ना शुरू करो। 2 दिन के अंदर आप इस पूरी को पढ़ डालो बहुत कायदे से। 3 दिन के अंदर केमिस्ट्री जब तैयार हो जाए, तब हमें यहाँ पे आके कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। कोशिश पूरी की है, टाइम बहुत कम है ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास, आपके पास तो अभी बहुत टाइम है, 2-3 महीने है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप तक अधिक से अधिक वीडियोस पहुंचाने की। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्लेलिस्ट भी हम दे देंगे जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो अगर आपको समस्या हो रही है तो आप उसमें जाके सेपरेटली भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।